सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, खम्मा घड़ी। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में आपकी होने वाली एग्जाम लैब असिस्टेंट की, जो कि 9 और 10 मई को प्रस्तावित है, उसके दिशा निर्देशों के बारे में होने वाली है। तो आज की इस क्लास में ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वेबसाइट पर, उन दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि आपको कौन सी गलतियां हैं आपकी इस एग्जाम में नहीं करना है। यानी कहने का मतलब मैं आप लोगों को उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो आप लोग सामान्यतः अपनी एग्जाम में कर देते हो, और उन गलतियों में कैसे सुधार करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्लास को बिना स्किप किए हुए ये जो दिशा निर्देश है इनको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, ताकि आप अपनी एग्जाम में कोई गलती ना कर सको। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में अपने जो वेबसाइट पे दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन दिशा निर्देशों के बारे में बिल्कुल पूर्णतया बहुत ही शानदार तरीके से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। देखो, ये अपने पास दिशा निर्देश जारी किए हैं वेबसाइट पे, जो कि अपने RSSB जो साइट है उस पर जारी किए गए थे। कब जारी किए गए हैं? 1 मई को ये जारी किए गए हैं। अब इन दिशा निर्देशों के बारे में सर आप हमें क्या समझाओगे? हम ही पढ़ लेंगे। हाँ, पता है मुझे, आप पढ़ लोगे, सही बात है। तो अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कोचिंग्स की क्यों आवश्यकता होती है अपनी कंपटीशन एग्जाम के लिए? तो इसकी भी आवश्यकता होती है, मुझे पता है। दिशा निर्देश समझना कितना जरूरी है एक एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो क्या है, कि राजस्थान चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या ये थी भाई। इसमें क्या क्या है जानकारी दी है, ये विज्ञान और भूगोल, यानी जिन बच्चों के अपने पास साइंस है, 12th में साइंस है वो तो दे ही सकते हैं, और 12th में जिसके अपने पास जो आर्ट्स ले रखा है और उसके अपने पास जियोग्राफी सब्जेक्ट है, क्या है भाई, जियोग्राफी सब्जेक्ट है, वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोनों एग्ज़ाम मतलब 9 और 10 मई को जो होने वाली है। इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम टेबल आप लोगों के पास दिया हुआ है भाई। क्या दिया है कि ये जो एग्ज़ाम है किसकी है, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भूगोल से संबंधित है, वो आपके पास 9 मई को होने वाली है। अपने पास प्रश्न पत्र है वो 1 रहेंगे, तो ये हो जाता है प्रश्न पत्र 1। प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक है, तो आपको इस समय से 1-2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है। आप जल्दबाजी कर जाते हो, या तो आप सुबह जल्दी जाके बैठ जाते हो और थक जाते हो वहां पे, ऐसी गलती नहीं करनी है। आप इस समय से यानी 9:30 AM तक पहुंच जाओ, और फिर आप वहाँ पे आराम से बैठकर सोच विचार करके, ऐसे पढ़ने की भी नहीं है कि अपन किताब लेके पढ़े जा रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है जो सामान्यतः वो आप पे भारी पड़ती है भी। तो ये ध्यान में रखना, आप इतने बजे पहुँच सकते हो। इसके बाद में अपने दूसरा पेपर क्या है, प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में होता है भाई। ये संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की बात करें तो ये आपको 10 मई को होने वाली है, पेपर संख्या 2 होने वाली है। और ये कब है, 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। यानी कहने का मतलब जो लैब असिस्टेंट अपने पास जिस बच्चे के साइंस थी 12th में, जिस बच्चे के 12th में साइंस थी, उसके लिए ये है 2 पेपर होने वाले हैं, 10 से 12 बजे तक और 3 से 5 बजे तक। अब आप कहोगे सर हमें कितने बजे पहुंचना है, तो आप 2 घंटे का टाइम मान के चलो, 1.5 घंटे का समय बहुत होता है। और यहाँ जाकर आप ऐसे मत, बिल्कुल ऐसे चिंता भाव मत रखना, चिंता चिता का घर होती है। आपने जो तैयारी की है वो तैयारी 100% है, बहुत है इतनी तैयारी, जितनी तैयारी आपने की है। बस आपको तो ध्यान क्या रखना है, आपसे गलती ना हो, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो मानते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं बड़े होशियार है, तो वो क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जिनमें आप कन्फ्यूजन में गलती करते हो, और तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये दोनों बातें आपके पास हो गई भी। अब देखो बात करते हैं कि प्रवेश पत्र जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। वो आपको 5 तारीख को शाम के 5 बजे के आसपास है वो जारी हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो थोड़ा लेट तक इंतज़ार करो, क्योंकि वेबसाइट है वो क्रैश हो सकती है, उस पर अचानक बर्डन आ सकता है, वो हैंग हो सकती है, तो वो ध्यान में रखना।
देखो उक्त तालिका में अंकित परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की सूचना 2/5 स्वयं SSO ID से देख सकते हैं। अपनी SSO ID आप लोगों ने बना रखी है, उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा देखो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, शायद पे देख लेते हैं। SSO ID पे आप लोग अपने जो जिला है वो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र है प्रेषित नहीं किए जाएंगे भाई। अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 5/5 से, ये देखो मैंने बताया था ना, अपने से स्वयं के SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर ले, क्योंकि SSO ID अगर अपने पास उस वो बाद में धीमे चलने लगती है। एक ही तो वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर अचानक, तो आप थोड़ा धैर्य रखें। 5 तारीख को थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद में जैसे शाम तक हो जाए, प्रोविजनल वेबसाइट जो है रिक्रूटमेंट राजस्थान gov.in में से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों को पता भाई, ये इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उक्त परीक्षाओं में परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट एवं OMR शीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। यानी कहने का मतलब आपको प्रश्न पत्र भी मिलेगा और आपको OMR शीट है उसकी कार्बन कॉपी भी मिलने वाली है। देखो जो एग्जाम दे चुके हैं उनको अनुभव है, मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी बैठे हैं, अभी एग्जाम दिए उन्होंने, अभी कॉलेज में हुए हैं, उन्होंने तो कोई अपने पास दुनियादारी देखी नहीं है, तो उनको समझना जरूरी है जो मैं बातें बता रहा हूँ। और जो बातें सुनेगा, जो दिमाग में रखेगा, वो सफलता हासिल कर लेगा। परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश क्या है, देखो ये समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले, क्या है कि आवेदन जो आवेदक मतलब आप लोग रहे, हम लोग नहीं, आप लोग, मैं तो हो चुका हूँ। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वो बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखता है। यानी कहने का मतलब है जो बताए गए हैं पहले आपके पास, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आप 18 साल के हो चुके होंगे, आपके जो 12th है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, उसमें आपके पास जो सब्जेक्ट बताए हैं वो हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों ने देखी। रेल, बस की या छत या पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा से नहीं करें, क्योंकि आजकल अपने पास ये जो बच्चे होते हैं वो अपने पास भीड़ हो जाती है और बाद में लटक के जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये तो आप नहीं करोगे, समझदार बच्चे हैं, क्योंकि हम अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए जा रहे हैं, हम अपना भविष्य संवारने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ऐसी गलती तो करनी नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केंद्र के में किसी भी पद पर नियुक्त कार्यरत है तो उसकी सूचना क्या करें, अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी पद पर नियुक्त कार्यरत है तो उसकी सूचना तत्काल आवंटित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को दें, ताकि परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सके। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये पॉइंट आप लोगों के दिक्कत देने वाला है। इस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये छोड़ देते हैं अपने पास, ये आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट किसके लिए है कि ये अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी पद पर नियुक्त है, तो अपन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं है, कोई प्राइवेट, ये मान के चलो कोई प्राइवेट स्कूल है और आप उसी स्कूल में आपका सेंटर आ जाता है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है इसका। तो ये नहीं लागू आप लोगों के लिए, चिंता मत करो। 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें। ये मैंने बता दिया, 2 घंटे पहले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, वहाँ पे जाकर आराम करो बिल्कुल गहनता से। ऐसे नहीं किताब लेके वहाँ पे लग जाओ, जो आपने पढ़ लिया है वो बहुत है, पढ़ लिया वो बहुत है भाई। और इसके बाद उपस्थित देवें, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। यानी कहने का मतलब आपकी एग्जाम अपने पास 11 बजे है तो आपको 10 बजे तक ही एंट्री मिलेगी, इसके बाद में नहीं मिलेगी। तो अपन ये गलती नहीं करेंगे, ये तो आप सभी समझदार हो, तो नहीं करना है। आप 10 बजे से पहले एंट्री हो जाना वहाँ पे। इसके बाद में क्या है, ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखे। समय का तो विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने बताया वो बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है आप लोगों के पास, पॉइंट नंबर 7 ये बताता है क्या, ये देखो, परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, ये प्रवेश पत्र लेकर जाना है। एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
यानी कहने का मतलब है आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है ओरिजिनल। आप आधार कार्ड ले सकते हो, वैसे तो आधार कार्ड से किया जाएगा मोस्टली, तो यही संभावना बनती है, लेकिन दूसरी हो तो क्या है, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। तो इसका मतलब आपके लिए मजबूरी है कि आपको केवल आधार कार्ड जिस पे आपकी जन्म तिथि अंकित हो। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। यानी कहने का मतलब आप पहुंच ही गए वहां पे और आप आधार लेके नहीं गए, इतनी जानकारी मिलने के बाद में भी, तभी तो कह रहा हूँ मेरी क्लास ध्यान से समझ लेना। मजबूरी में आपसे क्या हो गया, हड़बड़ाहट हो जाएगी, आप पैन कार्ड ले गए, आपके मन में दिक्कत हो जाएगी, वो दो बात आपको सुनाएंगे, दो बात आप उनसे कहोगे, आपकी माथापच्ची होगी। अरे आप वहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो, आप वहाँ पे अपने भविष्य को संवारने के लिए जा रहे हो, तो उनसे जिद नहीं करनी है, आपको आधार कार्ड ले जाना ही है। बस मान के चलो आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, केवल आधार कार्ड है। इसके बाद में क्या है, मतदाता इनमें से मिलान किया जाए। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर और 2.75 सेंटीमीटर साइज का पासपोर्ट साइज का फोटो, नवीनतम रंगीन मूल फोटो, वही ध्यान में रखना, एक फोटो भी ले जानी है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास उपस्थिति पे साइन करवाने के लिए आएगा। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिए है ना, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे आपसे फोटो नहीं मंगवाई जाती, बस इतना सही है, बाकी फोटो ले जानी है। और पहचान बता देते हैं, जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है, जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म पे जो फोटो लगी आप लोगों की ना, जो फोटो आप लोगों ने लगाई है, वही फोटो संभावना जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, आपको वही फोटो ले जानी है, ये ध्यान में रखना भाई। हाँ, सभी फोटोग्राफ क्या है, मर्ज इसमें नहीं, फोटो प्रत्येक मूल रंगीन फोटो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग, जो मर्ज, मॉफ्ड एवं टेम्पर्ड किया हुआ न हो एवं 1 माह से अधिक पुराना न हो, सभी फोटोग्राफ। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कहने का मतलब है आपका तो एक जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो क्या है, पेपर एक ही है, ये तो आपको पता है, लेकिन जैसे ही आप 12th साइंस से किए हो तो आपके लिए 2 पेपर हो जाते हैं ना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो उनके लिए आपको अलग अलग 2 फोटो ले जानी है। यानी आपको कम से कम अपने पास 2 फोटो रखनी है, वही फोटो रखनी है जो आपने फॉर्म पे पहले अप्लाई करते समय लगाई थी। इससे क्या होगा, परेशानी नहीं होगी, अगला देखा पहचान जाएगा तुरंत ही। और आप दूसरे कपड़ों में ले गए, रंग बिरंगी कपड़ों में ले गए, तो पहले तो वो आपकी शक्ल मिलाएगा, 2 मिनट आपको खड़ा रखेगा, आप फिर दिमाग खराब होगा। और एग्जाम से पहले दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल शांत, है ना, ये ध्यान में रखना। इसके बाद क्या है, सभी फोटो की सॉफ्ट कॉपी से क्या सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवें। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार दिख सके, ऐसा बॉल पेन आपको रखना है अपने साथ। इसके अलावा कोई सामग्री एग्जाम पे लेके नहीं जा सकता भाई। इसके अलावा आपकी आईडी हो गई, आपका पेन हो गया और मूल अपने पास प्रवेश पत्र हो गया है, ये 3 चीज़ आपको ले जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना है। 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी क्या है, फिक्सिंग एजेंसी बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्निशन हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जांच उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। ये तो आपने एग्जाम दिए, जैसे बोर्ड एग्जाम दिए, तो आपकी कितनी अच्छे से जानकारी, वो पहचान क्या है, अरे तलाशी होती है कि नहीं, तो वैसी तलाशी होने वाली। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें। मैंने ये बात अपनी पीछे की क्लास में नीट वाले स्टूडेंट्स को भी बताई थी, उनसे भी कहा था मैंने कहा था कि आप लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए जा रहे हो, आप सफलता हासिल करने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे अपनी एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने के लिए जा रहे हो, तो आपको जो वहाँ गेट पे खड़ा है उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं ऐसा है दिशा निर्देशों में, ऐसा है दिशा निर्देशों में। जो वहाँ पे खड़े हैं ना, वो आपसे ज़्यादा समझदार है, ये तो आप मान के चलो, क्योंकि वो वहाँ पे आपसे ज़्यादा समझदार है, तभी तो वहाँ पे खड़े हैं, और आप समझदार कम हैं भाई, हम समझदार कम मान के चल लेते हैं। और जिस बच्चे में ये बात आ जाती है ना कि नहीं वो समझदार है, मैं थोड़ा सा कम हूँ, तो वो इंटेलिजेंट वही होता है। और उनके पास तो दिशा निर्देश होते हैं और वो उन दिशा निर्देशों को नहीं बदल सकते हैं, उनकी मजबूरी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखना कि आपकी सारी जांच, आप ऐसे वो नहीं करना कि मैं वहाँ पे घमंड से जाऊँ और मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, वो पुलिस वाले पकड़ के बाहर निकाल देंगे तुम लोगों को, क्योंकि उनके पास सख्ती से आदेश होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं, मतलब जो कुछ ऐसा करे उसको बाहर ले जाओ।
तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ये हो जाएगा। हाँ, तो ये जांच वाँच का कार्य जो होता है ना, उसमें आप सहयोग देवे कि हाँ भाई सर आप कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षार्थी फ्रिक्सिंग यानी वो जो डिटेक्टिंग होता है ना, मेटल डिटेक्टिंग, बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अपने रोल नंबर को चेक कर अपने आवंटित कक्ष में बैठें। रोल नंबर अवश्य समझ लें। परीक्षा केंद्र पर परिसर में इधर उधर ना घूमें, वो घूमने भी नहीं देंगे भाई, घूमने भी नहीं देते हैं, ये ध्यान में रख लेना। अब 9 नंबर बिंदु क्या कहता है? 9 नंबर बिंदु ये कहता है कि परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आप घड़ी नहीं पहन सकते, ध्यान से समझ लेना। जो अपने पास लड़कियां जाएंगी उनके लिए भी आएगा इसमें। अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे, घड़ी नहीं पहन के जाना है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन लेकर आना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पेन नहीं लाना है। पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉग टेबल है, स्कैनर है, किताबें हैं, नोटबुक है, पर्चियाँ है, वाइटनर है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, माइक्रोफोन है एवं पेजर है। यानी ये किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं ले जानी है। पानी की बोतल भी नहीं ले जानी है। पानी आपको वहीं पे उपलब्ध करवाया जाएगा। आप कहोगे नहीं मैं पारदर्शी पानी की बोतल लेके जाऊंगा मैं तो ऐसा नहीं करना है, जिद नहीं करनी है। कोई कहता है कि भाई मेरी मजबूरी है, तो आप लिखित में दोगे वहाँ पे, है ना, ले जाने नहीं देंगे। देखो पहली तो बात ये मैं बता रहा हूँ, कोई का मन पिघल जाए तो वो हो सकता है, लेकिन नहीं ले जाने देंगे। अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि साथ लेकर केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आवे। अब आप मान के चलो लेकर चले गए मोबाइल फ़ोन, आप ज़रूरत है आप लोगों की, मुझे पता है आप लोग अकेले जा रहे हो तो आपकी ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा अपन जा ही नहीं सकते। आपके पास बैग होना ज़रूरी है। आप पानी की बोतल भी लेकर जाओगे, दूर सेंटर आ गया तो क्या करोगे, ये ज़रूरी है। लेकिन सेंटर पर इनके रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ये साफ साफ लिख दिया इसने। तो फिर बाहर दुकान हो सकती है, उस पर रख दो। आजकल बहुत व्यवस्था है भाई। मैंने भी तो किया है ना ऐसा। मैं आपके तो समय का बीता हो, मैं मतलब आपका पास्ट, आप मेरे क्या बीते हुए समय हो भाई, यानी मेरा भी समय आप लोगों के जैसा ही था। तो ध्यान में रखना। परीक्षाओं में दिव्यांगजन, विशेष योग्यजन, ये जो अपने हैंडीकेप्ड जो स्टूडेंट्स हैं भाई होते, अभ्यर्थी के श्रुत लेखक देय होने पर एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है उससे संबंधित दिशा निर्देश आदि दिनांक एवं क्या है अपेंडिक्स A B C D, क्या है अपेंडिक्स, वो जो सूची आती है ई में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जाए। यानी कोई कहने का मतलब श्रुति लेखक जिसको लिखने के जैसे आंखों से कमजोर दिखता है तो उसके लिए अपने पास वो ब्रेल लिपि वाली व्यवस्था होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको उस वेबसाइट पे जो दिशा निर्देश दिए वो सारे साथ लेकर आनी है, पालना उनके अनुसार पालना करनी है। अब इसमें पालना क्या क्या करनी है, देखो ये आप लोग ज़्यादा समय अपने पास ये जो है ना, ये दिशा निर्देश अपने उन बच्चों के लिए जिनके लिए ये लागू होता है, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार। अब देखो आगे देखिए, पॉइंट नंबर 11 में आते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, यह कह रहा है कि आपके पास श्रुत लेखक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्ती परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे की होना आवश्यक है तथा वो ही श्रुत लेखक अनुमत होंगे जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार का कार्य नहीं किया हो। अभ्यर्थी एवं श्रुत लेखक दोनों को अपने अपने वचन पत्र में इस प्रकार का उल्लेख करना होगा। श्रुत लेखक मतलब कहने का मतलब है किसी कैंडिडेट से लिखा नहीं जा रहा है तो उसको एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सहयोगी उसकी लेवल से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप लोग 12th क्लास पास कर चुके हो तो आपके पास 10th या 11th का स्टूडेंट ही होना चाहिए, वो आपसे नीचा कैंडिडेट माना जाएगा और दोनों से शपथ ली जाएगी, दोनों से लिखित में लिया जाएगा ये बात। अच्छा, 12 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया होने तक सुरक्षित रखनी होगी। यानी कहने का मतलब है आप लोगों ने एग्जाम दे दी, आप लोग वो OMR शीट ले आए और उस OMR शीट में आपने पूरे प्रश्न किए तो उसको फाड़ के नहीं फेंक देनी है, उसको सुरक्षित रखना है, ये ध्यान में रखना। मेरे पास मैंने जो एग्ज़ाम दी थी 2012 में और 2013 में, उनके जो मेरे सिलेक्शन के, मेरा 2013 में सिलेक्शन हुआ है, आप चिंता मत करो, 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद में मेरा व्याख्याता में भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ऐसे वैसे तैयारी नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको दिमाग में बैठा लेना। हाँ, मैं क्या बता रहा था, उनकी OMR शीट, उनके पेपर्स और उनके एडमिट कार्ड मेरे पास आज भी रखे हैं।
ये तो आपको समझने वाली बात है भाई, ये रखनी है तो ये तो आपके पास भविष्य निर्धारित करने वाली चीज़ है, क्योंकि आपका कोई पॉइंट गलत हो गया तो आप जाके केस कर सकते हो इसके पास, यानी आपके पास ये तो बड़े वाला सबूत है रे, सीधी सी बात। हाँ, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम तक जाए, हाँ ये रखनी होगी, तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। यानी कहने का मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई और आप पे ये आ गया कि इसने ये प्रश्न नहीं किया होगा, तो आपके पास वो ओएमआर शीट है वो मंगवाएंगे। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरे ताकि कार्बन कॉपी पर भी स्पष्ट प्रभाव आ सके। तो ये तो आपको अनुभव है भाई, कर दोगे आप लोग। अच्छा, 13 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, ये लिखा है भाई कि यदि, ये कहाँ क्या हो जाता है बीच बीच में, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। हाँ, फिर ये किसी भी कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी या गलत कक्ष सीट पर बैठकर परीक्षा देता तो उसे अपात्र और अग्रिम परीक्षाओं के में भी डिबार किया जा सकता है। डिबार का मतलब उसे बाद में आने वाले एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी अपने ई प्रवेश पत्र में से रोल नंबर की सभी डिजिट देकर अच्छे से मिलान कर सही सीट एवं सही रोल नंबर पर ही बैठना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्स और विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाए हैं उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने पास कुछ होते हैं महान लोग, है ना, हाँ, वो क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास SC कैटेगरी का बनवा लिया है, किसी ने OBC कैटेगरी बनवा लिया है, किसी ने EWS कैटेगरी का बनवा लिया है, फर्जीवाड़ी में जी। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, तो ये छोड़ो। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा में के एक से ज़्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हैं और वो एक से ज़्यादा पारी में परीक्षा देने आता है तो उसे बायोमेट्रिक्स में पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी भाई, ले आएंगे, ले आओ, हम थोड़ी ना डरने वाले हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा। यानी कहने का मतलब आपने 2 फार्म अप्लाई कर दिए, आपने बायोमेट्रिक पहले भी कर लिए, आपने 2 SSO ID बनाई और दोनों से फार्म अप्लाई कर दिया, देखिए कि मैं इस बार भी दियाऊँगा, इस बार भी दियाऊँगा, तो मैं, लेकिन बायोमेट्रिक तो एक ही है ना आपकी, तो बायोमेट्रिक से पकड़े जाने की संभावना होती है। तो वो कह रहे हैं यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने ही नाम से परीक्षा, ये नहीं गलती करेंगे अपन, दीवार ये छोड़ो आप लोग, आपके लिए नहीं है, जो ऊपर वाला था वो बढ़िया था। परीक्षा केंद्र पर यदि फिक्सिंग के दौरान आपके पास मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो इसे कानूनी जुर्म मानकर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी और आपके खिलाफ नियमानुसार पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये पॉइंट भी ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब है कुछ लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा समझदारी से क्या होता है, ज़्यादा समझदारी दिखाने से आपके पास थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। क्या गड़बड़ी हो सकती है, आपने सोचा कि मैं ब्लूटूथ है ना शूज़ में छुपा कर ले जाऊँगा, शूज़ तो पहनने ही नहीं देंगे, तो फिर मैं कान में देख लूँ, आपकी मेटल डिटेक्टर से जांच होगी और अगर मेटल डिटेक्टर में आपके पास कुछ असामान्य चीज़ें पकड़ी गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में ये आपका शायद हो गया भाई कंप्लीट, नहीं और भी है, हाँ ये देख लेते हैं, सारी बातें बता देते हैं, फिर अब अपने पास जो जब अपन ने शुरू कर लिया है तो जानकारी सारी रखेंगे। देखो, बोर्ड की परीक्षा में अभ्यर्थी को निम्नानुसार ड्रेस कोड की पालना किया जाना होगा। ये बढ़िया पॉइंट है आप लोगों के लिए। ये आप गलती करते हो, बड़ी गलती करते हो, आप ये पढ़ते नहीं हो, आप ये सुनते नहीं हो, फिर आप गलती कर देते हो। देखो, आपके लिए ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है, ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है, तो ड्रेस कोड जो पहन के जाना है आपको वहाँ पे, मैंने ये तो बता दिया कि क्या साथ लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। लेकिन अब ड्रेस कोड की बात करें तो देखो, पुरुष के लिए बताएं तो सामान्य परिधान ये था, पूरी आदि आस्तीन के टी-शर्ट और टी-शर्ट, यानी शर्ट और टी-शर्ट फुल बाजू के भी पहन सकते हो, हाफ बाजू के भी, और जहाँ तक संभावना हो आप हाफ बाजू की टी-शर्ट पहन के जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई घबराना ही नहीं है, कोई ऐसे नहीं रहेगा यार मेरी फुल बाजू की टी-शर्ट है, माने न माने, अरे अगला माने न माने हो सकता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, मैं भाई नया नया जॉब लगा था, RS की परीक्षा देने पहुँच गया, अगलों ने कहा कि आप फुल बाजू की शर्ट पहन के आ गए, मैं आपकी बाजू काटूंगी, उसने मेरे बटन काट दिए शर्ट के जो अपने पास, वो तो कैंची लेकर आ गई उसको काटने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, फिर एग्जाम ही नहीं दूंगा, मैं केस करूंगा, मैंने ऐसा कह दिया, वहाँ पे जोश था उस समय। लेकिन अब मैंने फुल बाजू की, उसने मेरे बटन काट दिए, मुझे आज भी वो घटना याद है। फिर मैं सोचता हूँ यार, मैं अगर वैसी गलती करता हूँ नौकरी लगने के बाद में, तो ये तो आप तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हो, है ना, लेबर असिस्टेंट में यही बैठने वाले हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि उनके पास अधिकार होता है, वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो कुछ भी वहाँ पे।
तो ये पहन के जाना। कुर्ता पायजामा पहन सकते हो, पैंट पहन कर आ सकते हो, यानी कहने का मतलब टी शर्ट लोअर में जाओ, बिंदास होके खुला खुला लगेगा, महसूस होगा कि हाँ हम बैठे हैं। जीन्स पहन के चले जाओगे, वो उसका बटन मेटल डिटेक्टेड में बोलेगा, उसकी पॉकेट पे लगे लो के वो बटन से होंगे, वो मेटल डिटेक्टेड में बोलेगा। तो ऐसी दिक्कत ही क्यों। और जीन्स पहन के बैठेंगे, पेट मुसेगा, अपने इधर होंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ये बड़ी गलती है आप लोगों की। अच्छा, महिलाओं के लिए सामान्य परिधान ये था सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, इसके अलावा आधी पूरी आस्तीन की शर्ट। शर्ट मतलब महिला भी आज का, अरे अपने महिला अपने जो लड़के हैं वो लड़कों से कम थोड़ी ना, हमारी छोरियाँ छोरों से कम थोड़ी है, कौन आपा कम। तो फिर भी आप अपने लोअर और टी शर्ट पजामा पहन के जा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ भाई, जो ऐसा लगे कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे ससुराल वाले नहीं मानते, तो आप साड़ी पहन के जाओ, अपना जो परिधान है नॉर्मल परिधान वो पहन के जाओ। इसके अलावा यह क्या आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहन के जा सकते हो, और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कलेक्चर वगैरह, वो कलेक्चर वगैरह निकलवा देंगे। आप गले में कोई ताबीज पहने वो निकलवा देंगे, आपने हाथ पे डोरा बांध रखा वो खुलवा देंगे, आपने कान में कुछ पहना वो निकलवा देंगे, आपने नाक में जो पहना वो निकलवा देंगे, आपने यहाँ मांग में कुछ लगा रखा वो उतरवा देंगे, क्योंकि आप वहाँ पर जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो ये सारे उनकी मजबूरी है। देखो, जो वहाँ पर बैठे हैं उनकी मजबूरी है कि वो आपसे ये करवा रहे हैं, वो राजी नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके ऊपर सख्त आदेश होते हैं भाई। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो उनकी तो नौकरी जाएगी, तो वो अपनी नौकरी को कोई भी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता भाई, है ना, नौकरी नहीं खोना चाहता कोई भी। इसके बाद में क्या है, अभ्यर्थी कोट स्वेटर पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हों उसे पहनकर आ सकते हैं। तो ये तो सर्दियों की बात हो गई भाई। इसके बाद किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतरवाकर जांच करवानी होगी। फुल बाजू की शर्ट पहन गए तो आपको उतराकर देख सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। नेक्स्ट, परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। चलो भाई, महिलाओं के लिए ये ठीक है, कांच की चूड़ियां, केवल कांच की चूड़ियां, मेटल की नहीं, पहन के जा सकती हो। इसके बाद में आपके पास क्या दिया है, 5 और 6 नंबर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करें तो क्या दिया हुआ है। हाँ, परीक्षार्थी को कांच हो गया 4 नंबर। इसके बाद में सादा कलावा मतलब जो अपन जनेऊ वगैरह पहनते हैं, जनेऊ रुद्राक्ष कंठी जिसे किसी प्रकार का मेटल ना हो, ये भी है भाई, आप लोगों के लिए छूट है। अभी नीट एग्जाम में ये नहीं छूट थी, ये सारे उतरवा दिए थे। तो ये आप लोगों के लिए, जो आप लोग कलावा मतलब जो अपने धागा पहनते हैं ना, पवित्र धागा, वो होता है। जनेऊ वगैरह रुद्राक्ष वगैरह कंठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना लगा हो, वो पहन के जा सकते हो। हवाई चप्पल, स्लीपर पहननी है, सैंडल पहननी है, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने एंकल तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए शूज भी है, शूज पहन के जा सकते हो, लेकिन वो बाहर निकलवाएंगे, पक्का निकलवाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आप स्लीपर या चप्पल पहन के जाओ ना, क्या दिक्कत है, कोई नहीं है, गर्मियों का समय है। यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करके आता है जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल लगा हुआ ना हो, तो उससे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जाए। शंका होने पर उसकी गहन जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि उनमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस तो नहीं छुपाया गया है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई ताबीज पहनना है उसमें मेटल डिटेक्टेड, भाई आप ऐसे काम ही क्यों करो, वहाँ पे माथापच्ची होगी, तो ये नहीं पहन के जाओ आप लोग, सीधी सी बात है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कि आपके पास, अच्छा हाँ, 8 नंबर पॉइंट, गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर द्वारा जारी परिपत्र ये है जिसमें अपने पास क्या है, सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि, ये तो सिख धर्म के लिए, तो ये आप ले जा सकते हो, चिंता मत करिए, ले जाने की नहीं ले जाने दिया जाएगा। क्या किया जा रहा है, क्या एक मिनट देखते हैं। कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना चाहिए। तो अपने पास सिख बच्चों के लिए है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना है भाई, वहाँ पे है ना, क्या नहीं करना है या क्या नहीं, देख के ड्रेस जिसकी अनुमति नहीं है। क्या है, ब्लूटूथ डिवाइस, ये तो कैलकुलेटर, मोबाइल, इनके लिए तो आपको बताई दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है किसी प्रकार का यंत्र जिसमें कम्युनिकेशन किया जा सके या जो परीक्षार्थी को पेपर लीक करने में अनुचित, ये नहीं है, ये पहले ही बता चुका मैं। पुरुष महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी, ये तो आपके लिए पहले ही पाबंद कर दिया भाई, तो जींस तो पहन के जाना ही नहीं है।
यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उससे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, वंचित नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बता दिया जींस का सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, उसकी गहन जांच महिला अभ्यर्थी की जांच महिला अधिकारी कार्मिक द्वारा करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है, तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इतना टेंशन क्यों लेना भाई, टेंशन नहीं पालनी है आप लोगों को कि मैं ऐसा कर लूँगी ना, टेंशन लेनी नहीं है। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन जिसको अपन कहते हैं बालों में, या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है भाई। किसी भी प्रकार के जेवरात या आभूषण, चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी, ये मैंने बता दिया भाई। परीक्षार्थी के बाद में 5 नंबर में क्या कह रहा है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा ताबीज वगैरह जो होते हैं, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन आदि वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर शामिल होने नहीं, परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति भी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पे पॉइंट छूट दिए थे ना, उनका सारा कुछ आ गया है यहाँ पे। आप ताबीज पहन के जाओगे, मेटल का है, वो कह तो रहे हैं कि धार्मिक है, लेकिन वो पक्का उतरवाएंगे आपसे। मैंने देखा भाई, मैंने एग्जाम करवाई है, तो मुझे पता है कि क्या करेंगे वो। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है, आप बिल्कुल ऐसे जाओ कि हाँ भाई टी शर्ट और पजामा ही है शरीर पे, कर लो भाई तलाशी। ऐसे धड़ल्ले से जाते हैं अपन, है ना। तब जब आदमी बेकसूर होता है ना, जब आदमी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, तो धड़ल्ले से जाके सामने खड़ा हो सकता है, और वो घबराहट से ही देख लेते हैं कि क्या गलती करेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन या कोई भी हथियार, चाकू इत्यादि पाया जाता है, तो माना जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया है और उसे उस परीक्षा से अपात्र करने के साथ जांच पश्चात नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपन गलती नहीं करने वाले हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये बता दिया मैंने। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, हाँ, उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ये तो सही बात है, सीधी बात है। इसके बाद क्या कह रहा है ये, हाँ, ये नकल वाला जो है ये बिल्कुल अपन कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने या ड्रेस कोड से शामिल होने से संबंध में संदेह विवाद हो, तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा के से जुड़े केंद्र अधीक्षक का निर्णय मान्य होगा। सीधी सी बात, नो बकवास, अंतिम फैसला उन्हीं का मान्य होगा। तो ऐसा करना ही क्यों आप लोगों को, आप ऐसी गलती क्यों करो भाई। अच्छा, परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे बहकावे में नहीं आए तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग या अनियमित गतिविधियों अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत यथा परिभाषित, ये तो अपनी नियम है भाई, अनुच्छेद वगैरह है, में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध क्या है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अध्यादेश अधिनियम 2022, ये तो अपने पास नियम दिया हुआ भाई के साथ क्या है अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का दंड। अपने पास तो इतना है ही नहीं, कहाँ से करेंगे। और 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास, तो अपन ऐसा काम नहीं करेंगे, ये अपने लिए काम का भी नहीं है, छोड़ो, अपन ये नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये देख लेते हैं, ये जरूरी है। क्या है, देखो, परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ये ध्यान से रखना, वेबसाइट पे विजिट करते रहना। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। यानी 72 घंटे के भीतर आपको आपत्ति दर्ज करवानी होगी 3 दिन के भीतर। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क 100 रुपये निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा, अन्यथा आपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो 100 रुपये आपको पहले जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आप आपत्ति कर सकते हो। और आपत्ति आप ऐसे नहीं कि कोई गाइड पढ़ ली उसमें से देख लिया अरे ये है, गाइड आपकी आपत्ति केवल ऑथेंटिक जो प्रमाणिक बुक है उसी के आधार पर मानी जाएगी। ऐसे गाइड पढ़ ली, गाइड में से कर दिया, नहीं, गाइड में से कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए कि भाई इस गाइड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से दे रखा तो ये इस पे लगा देते हैं, नहीं मान्य होगा। आपके पास प्रमाणिक बुक होनी चाहिए जिसका आप प्रमाण दे सकते हो। इसके बाद में परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिसके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे से संपर्क किया जा सकता है। तो ये नहीं पढ़ने वाली आवश्यकता। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक, ये छोड़ो, आप लोग बोर्ड द्वारा अपन केवल वेबसाइट पे मानने, जो वेबसाइट होगी उसी के मानेंगे और किसी के नहीं मानेंगे।
अच्छा, नवीनतम अद्यतन क्या दिया हुआ भाई, सूचना की जानकारी, ये तो वेबसाइट है आप लोगों की जो मैंने बताई है, और ये आपके पास है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। ये वेरीफाइड, यहाँ पे तो ये तो वेरीफाइड भी नहीं करते हैं बेवकूफ़। चलिए, हाँ, ये जो आपके पास है वो दिशा निर्देश कंप्लीट हो जाते हैं। अब छोटी सी बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम के बारे में कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी है आपकी एग्ज़ाम में जाओगे आप लोग। समय मैंने बता दिया है, समय आप जिसके एग्ज़ाम 9 अपने पास कितने बजे से, 11 बजे से है, वो 9:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ। इसके बाद में आप अपनी तलाशी, वहाँ पे पानी वानी पियो, मुंह वगैरह धो, क्योंकि आप सफ़र करके जाओगे, थक जाओगे, मुझे पता है। और थकान आदमी को है ना, ये जो थकान शब्द है ना, ये थकान, ये आदमी में निगेटिविटी ले आती है, नकारात्मकता ले आती है, तो इससे बचना है। नकारात्मकता मन में लानी ही नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये खास तौर से उन बच्चों के साथ होता है जो बहुत पहले से तैयारी में लगे हैं। तो ऐसा दिमाग में ले आओगे तो मान के चलो आपका नहीं होगा। आप मान के आओ, घर से आए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, अगर यहाँ पे एक पोस्ट है तो ये पोस्ट मेरे लिए है, मेरे लिए बनी है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि मैंने देखा ये बात, जैसलमेर में जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, कहाँ, जैसलमेर में एग्ज़ाम दी है मैंने 2013 की दी है एग्ज़ाम, और उसमें पोस्ट कितनी थी, 3 थी, और उन 3 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे पता था कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा यहाँ पे, और मैं गया वहाँ पे, मैंने सिलेक्शन लिया। मैं आज भी गर्व के साथ ये बात कहता हूँ। फिर उस समय अपने पास जो रीट हुआ करती थी, है ना, टेट हुआ करती थी हमारे ज़माने में, टेट, तो टेट जो हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें 60% वाला वो जो मैटर चला था वो हो गया, और मेरे थे 59.88%, यानी 1-2 नंबर कम रह गए थे मेरे, तो ये हो गया। तो इसके बीच में मेरा मैटर रोक दिया गया, मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी भाई, ज्वाइनिंग नहीं दी। इस बीच में आपके पास 2014 की एग्ज़ाम आ जाती है, 2014 की एग्ज़ाम आई थी, सेकंड ग्रेड, 2013 की भर्ती थी वो, और ये 2014 की एग्ज़ाम आई थी। इसमें मैंने सिलेक्शन ले लिया था भाई, 1800 में से मेरी जो रैंक मेरे पास 925वीं बनी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भाई बहुत उच्च चला गया था, लेकिन 925वीं रैंक बनी थी मेरी, 1800 कुछ पोस्ट थी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं बीच में हूँ। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में 2020 की भर्ती आती है फर्स्ट ग्रेड, और ये जो फर्स्ट ग्रेड आई थी, इसमें मेरी रैंक बनी थी 285वीं, और मैं इस भर्ती में नहीं गया ज्वाइन करने, क्योंकि मुझे घर पसंद आ गया था। इस भर्ती में मुझे घर के पास नौकरी करनी पड़ती थी, और आदमी जब जॉब लग जाता है ना, जब जॉब नहीं लगता है तब तो कहता है कि भाई मुझे पाकिस्तान की बॉर्डर पे भेज दो, लेकिन जब अपन नौकरी लग जाते हैं ना, तब आपको घर की याद आना शुरू हो जाती है। तो मैं 2014 से लेकर 2020 तक मैं कहाँ, अपने पास गांव में रहा, शहर अपने घर में ही रहा, तो घर छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे नहीं गया। राजसमंद कोटड़ी मिला था, जो मेरे घर से कितने किलोमीटर था, 685 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, तो मैं नहीं गया। फिर मैंने सोचा चलो प्रमोशन हो जाएगा, देख लेंगे, बच्चों के साथ हैं ही, और अपने पास फिर ये से अपने पास यूट्यूब चैनल भी चला रखा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो इस पर कोशिश करते हैं। क्योंकि टीचिंग में आप चाहे कुछ भी बन जाओ, आप 3rd ग्रेड हो तो भी टीचर हो, 1st ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो तो भी टीचर हो, 1st ग्रेड हो तो भी टीचर हो, और प्रिंसिपल हो तो भी टीचर ही हो, है ना। तो बस फिर मैंने सोचा नहीं, अब नहीं करेंगे। फिर मैंने ये सोच लिया भी। तो आपको मैं देखो अपनी कहोगे सर आपने अपनी चर्चा सुनानी शुरू कर दी है, आप हमें बताओ, देखो अब आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने बता दिया, आपको वहाँ पे 9:30 पर AM पर पहुँचना है, और जिसकी एग्ज़ाम 10 बजे से है, दूसरी पारी में 10 तारीख को वो, तो उसमें भी आपको 8:30 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद में थकान को दूर करना है, आराम से बैठना है, आधे घंटे तक बैठो, क्योंकि आप आधे घंटे तक बैठोगे, 10 बजे तक ही है भाई आपकी एंट्री, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी कर लेना, और यहाँ पे है ना, तो वो 10 बजे से पहले यानी आप आधे घंटे पहले प्रवेश कर जाओगे ना वहाँ पे, तो आधे घंटे से पहले भी प्रवेश कर सकते हो, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे बैठो, विचार करो, और अंदर जाओ, अपनी जांच करवाओ आराम से, घबराना नहीं। ये 2 गलती कर नहीं करोगे, इतना समझ में आ गया तो मान के चलो आपका जो पेपर है ना, उसका 25% है ना, वो आप लोग सही कर दोगे, इतना यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो 25% तो आपका पेपर सही हो गया बिना कोई गलती के। अब आप जैसे ही अपने पास टेबल पे बैठते हो, जैसे ही अपनी टेबल पे बैठ जाते हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा पेपर को ध्यान से देखो, प्रश्न कौन से करने हैं।
जो आपने प्रश्न करने हैं, जो प्रश्न करोगे, उन प्रश्नों में सबसे पहला जो शुरू कर रहे हो पेपर खोला, पहला प्रश्न देखा नहीं आया, दूसरा देखा नहीं आया, तीसरा देखा नहीं आया, चौथा देखा नहीं आया, फिर अपना दिमाग वो चकरा जाता है, फिर अपना दिमाग में हो जाता है अरे मैं तो इतना पढ़ा नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं आया, पहला प्रश्न नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा नहीं आया, चलो तीसरा नहीं आया, चलो 4 नंबर नहीं आया, चलो 5 नहीं आया, चलो 6 नहीं आया, चलो 7 नहीं आया, चलो 8 नहीं आया, चलो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, मान के चलो आपके पास 60% से 70% जो बच्चे हैं ना, उनको नहीं आ रहे हैं वो प्रश्न, ये तो मान के चलो। और इन प्रश्नों को करने के चक्कर में आप क्या करते हो, अपनी माइनस मार्किंग जो होती है ना, वो खाना शुरू कर देते हो। नहीं आए 10%, आप आगे पलटो। आप पहले, अरे आपके पास क्वेश्चन 100 हैं और आप 8 क्वेश्चन पे आते आते और कह देते हो बस बस मेरा तो हो गया, नहीं आ रहे मुझे, चलो बंद कर देते हैं। वैसा नहीं करना है, क्योंकि मेरा एक दोस्त ऐसे ही कर दिया था और बाद में देखो उसका कितना नुकसान हो गया, आज तक वो बेचारा जॉब नहीं लगा ये इस मैटर में। तो मुझे पता है क्या है ज़िंदगी, क्या है ज़िंदगी, इम्तिहान लेती है, ये बड़ी बात है। तो आपके पास 8% नहीं आए, कोई बात नहीं, आपके पास 92% और बचे हैं, आप आगे चलो तो सही। और जब आप 90% में पहुंचे, रे टिक, 10 पे पहुंचे टिक, 11 पे पहुंचे टिक, और 12 पे पहुंचे टिक, ऐसे करते करते अरे अपन ये कर देते तो गड़बड़ी हो जाती। तो फिर आपने आगे के टिक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो ऐसे करना है आप लोगों को। प्रश्न पढ़ा, हाँ मैं बता रहा था कि आपको प्रश्न कैसे करने हैं। आपको प्रश्न वैसे ही करने हैं, प्रश्न पढ़ा है ना, ये प्रश्न पढ़ लिया, इसका उत्तर आ गया, टिक। ओएमआर शीट नहीं भरनी है तुरंत, आपको ओएमआर शीट के लिए भी खास बात बताऊंगा मैं, कब भरनी है ओएमआर शीट को, कैसे भरना, कब भरना, ये बात करेंगे। आपको प्रश्न आया, टिक किया, चलो, प्रश्न आया, टिक किया, चलो, प्रश्न आया, टिक किया, नहीं आया, छोड़ो, कर लिया, हो गया, नहीं आया, कर लिया, चलो। ऐसे करते 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 आपने 100 में से मान के चलो 50 प्रश्न कर दिए और 50 नहीं किए, तो आपके दिमाग में पहली बात यही आती है, यार मेरे तो 50 प्रश्न नहीं हुए हैं, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं है। तो फिर आप आते हो दोबारा उन्हीं प्रश्नों पे, यहाँ पे आते आप मान के चलो हार गए जिंदगी में, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न तो आपको आता ही नहीं है। तो इस प्रश्न पे आना किस बात का, इस प्रश्न पे जाना ही नहीं है जो आपको आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके चक्कर में आप जो आपको कंफ्यूजन में है ना वो खराब कर दोगे। तो जो प्रश्न आपको आ ही नहीं रहे हैं उन पे तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं बताऊंगा इसका कारण, ये नहीं आए, आप अगर इन 8 प्रश्नों पे आ गए तो मान के चलो आपने अपना सिलेक्शन खो दिया। लेकिन आप इन 8 प्रश्नों के अलावा आपने देखा एक प्रश्न बीच में से आया, 20 नंबर का क्वेश्चन आया सर, और 20 नंबर के क्वेश्चन में है ना सर ए और बी है ना, इसमें मेरे कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा दिमाग और लगाओ वहाँ पे बैठ के, थोड़ी सी बात देखो, उन दोनों पॉइंट्स में है ना एक पॉइंट अवश्य ऐसा होगा कि जो नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उनमें रिस्क लो सकते हो। आपको लगता है कि रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि आपने जो 100 में से 50 क्वेश्चन किए हैं ना, इनमें से आपके केवल 1-2 गलत हो सकते हैं, कोई अपने पास ओएमआर शीट भरने से हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इनमें से ज़्यादा रिस्क लोगे तो ये ज़्यादातर गलत होंगे, गारंटीड है गलत होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपने पहले में 50 किए, मान के चलो आपको ये 50 ही सिलेक्शन दिला देंगे, आप गलत मत करो बस, क्योंकि आप गलत कर दोगे यहाँ पे आप देखते हो कि अरे मैं ना 3% करूँगा तो एक तो सही हो ही जाएगा, तो मेरी माइनस मार्किंग बच जाएगी। अरे बेवकूफ़ हो, ऐसे करने से कोई सिलेक्शन होता है क्या? कौन से गुरुजी ने कहा कि बस हाँ भाई तो ना 10% है, 10 में से है ना तुक्के मार दिए तुमने 10, और 10 में से 4 सही हो गए, 6 गलत हो गए, तो तुम्हारा तो लेवल तो बराबर ही आ गया। अरे तो तुक्कों में फिर तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ पे हो रहा है? सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा है, सिलेक्शन ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो ये मान के चलो आप लोग, ये मानो ना कि मेरा 50 में सिलेक्शन होगा 50 में सिलेक्शन होगा, लेकिन 50 सही होने चाहिए। तो इस चक्कर में आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, ये आप लोग मानते हो कि यार मेरा 40% मैंने कर दिए, 50 मैंने कर दिए हैं, अब आगे रिस्क ले लेते हैं या पड़ोसी से पूछ लेते हैं। पड़ोसी से पूछने का मतलब आप अपने उस प्रतिद्वंदी से पूछ रहे हो जो आपके बराबर क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। अरे एक बात बताओ, एक दुश्मन आप लोगों के है, दुश्मन ही मान के चलो भाई, अपन क्या कर रहे हैं, नहीं दुश्मन नहीं लूंगा नाम, नहीं तो फिर आप कहोगे कुछ न कुछ। हाँ, मैं कहूँगा कि आपके पास एक यहाँ पे बैठा है कैंडिडेट और एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठा है, ये आप हो, ये दूसरा है, पोस्ट आपके सामने एक है।
अगर ये आपसे पूछता है या आप इससे पूछते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप भी इसको सही नहीं बताओगे, ये भी आपको सही नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस दौड़ में ये मेरा प्रतिद्वंदी है। तो आप ये मान के चलो आपका पड़ोसी जो है वो आपका प्रतिद्वंदी है, उससे आस नहीं करनी है कि वो सही बताएगा क्या, ये आस नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, आपको जो आ रहा है वो करना है। अब रही बात कि आपको OMR शीट कब भरनी है ना, मैंने बात की थी ना OMR शीट। तो OMR शीट के लिए अगर आपके पास 100 प्रश्न है, एग्ज़ाम में 100 प्रश्न है तो 20 मिनट बहुत है, 20 मिनट मैक्सिमम होते हैं, ये कर सकते हो। 20 मिनट में आपको केवल OMR शीट भरनी है, केवल। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न कर लिए 50, ये 50 प्रश्न कर लिए। अब आपने इसको केवल 10 मिनट में भर दिया, मुझे पता आप भर दोगे 10 मिनट में, 10 मिनट में 10 मिनट बच गए। तो 10 मिनट में आपको करना क्या है, 10 मिनट में आप प्रश्न नंबर 1 से आओ, और 1 से आने के बाद में आपको करना क्या, प्रश्न नंबर 1 तो मैंने पढ़ लिया, आया ही नहीं था तो इसको छोड़ दो, है ना, इसकी तरफ आना ही नहीं है। प्रश्न नंबर 2 पढ़ा था, ये भी नहीं आ रहा, प्रश्न नंबर 3 भी नहीं आ रहा, प्रश्न नंबर 4 भी नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहे उन पे तो जाओ ही मत। आ रहा है, अरे सर हाँ मैंने ये प्रश्न पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था मैंने ना, उस अपने पास जब मैं अपने दोस्त के पास बैठा था तो, या गुरुजी के पास सुना था, या मैंने ना मोबाइल में देखा था। तो उस प्रश्न पे आपको रिस्क लेनी है, केवल इस प्रश्न पे रिस्क लेनी है, ऐसे प्रश्नों पे रिस्क नहीं लेनी है जिसके आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपने नाम तक नहीं सुना, और आप ऐसे प्रश्नों पे क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो क्या सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये वो बातें हैं जो आपको अपनी एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहुत सी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप लोग समझदार हो, जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान में रखना है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने समझाए हैं, जो इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पे आए हैं, उनकी पालना तो करनी है, उनको ध्यान से समझना भी है, उन्हीं के अनुसार चलना है, और परीक्षा में आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है आप लोगों को। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस आप तुक्केबाजी में मत आ जाना, और ऐसे नहीं सोच लेना कि गुरुजी ने ये बताया कि हाँ ये प्रश्न आ रहा है, इस पे तो लगा दो तुक्का। तुक्का भी नहीं लगाना है, गहराई से सोच के करना है। तुक्कों में सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, ये बात आपको समझनी है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई करते रहो। बस सिलेक्शन का एकमात्र जरिया यही है। तो बस आज की इस क्लास में काफ़ी बता दिया है मैंने। तो मेरी तरफ से आप लोगों को आपकी आने वाली एग्ज़ाम लेवल असिस्टेंट के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ये क्लास जिन बच्चों ने देखी है उन सभी का सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो जाए। बस मेरी यही आशा रहेगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप अपने इस बेरोजगारी के जीवन से बाहर निकल जाओ। तो बस आज की क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से सिलेक्शन के बाद में नया एक टॉपिक लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।